Good morning students, welcome to Indian Zoom online classes. I am your educator Sam Oves and today we will learn more about evolution. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा, हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, हेरिडिटी डिस्कस की, इवोल्यूशन को हमने विद एन इलस्ट्रेशन विद सम एग्जांपल्स हमने समझने की कोशिश की. नाउ वी विल मूव अ स्टेप फॉरवर्ड और हम और थोड़ी सी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे कि इवोल्यूशन होता क्या है. तो इफ़ वी गो बैक वी गो अ लिटिल बैक, ठीक है ना, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि इवोल्यूशन को हमने कैसे समझा था. तो वो एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रेजुअली अकर होता है, ग्रेजुअली हैपन होता है विद टाइम. इट माइट टेक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स टू हैपन. तो इवोल्यूशन तो कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है, बट समटाइम्स इट इज सो एट सो स्मॉलर लेवल कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं. लेकिन जब मिलियंस एंड ईयर्स अगो उसके बाद जब हमें एक रिजल्ट सामने आता है तो हम कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन हो गया है. ठीक है ना. सो नो So it takes millions and years ago to happen or to actually occur. तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में जब हम इवोल्यूशन समझ रहे थे तो हमने अपने कुछ फैक्टर्स को देखा था, जिसमें क्लाइमेटिक चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था और उसके साथ नेचुरल डिजास्टर्स थे. क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था. फिर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके डीएनए को भी अफेक्ट करते हैं. डीएनए वी नो इज योर जेनेटिक मटीरियल. तो अब हमें क्या क्या चीज़ें मिली, हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मेंडल साहब आए, उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, हमें यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का पता चल गया कि किस तरीके से हमारे ट्रेड्स दे पास ऑन टू फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. देन उसके बाद हमारे पास अब हम एक और साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे. अगर हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और हम चार्ल्स डार्विन का नाम ना लें तो इवोल्यूशन की बात बहुत अधूरी रह जाएगी. ठीक है. तो ही वॉज द पर्सन हु फर्स्ट ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट इनटू कंसिडरेशन कि इवोल्यूशन भी कोई चीज़ हो रही है. तो चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे, इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन जो हो रहा है ना वो सोलली या पर्टिकुलरली नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पर हो रहा है. तो हमने इसकी भी एक ग्लिम्स ली कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है. तो हमने इलस्ट्रेशन में अपने इजी इलस्ट्रेशन से हमने ये समझने की कोशिश की कि नेचुरल सिलेक्शन वो ट्रेट्स होते हैं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको नेचर फेवर करता है, जिसको नेचर सिलेक्ट करता है. क्यों सिलेक्ट करता है? क्योंकि दीज ट्रेड्स वर बेस्ट सूटेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये ट्रेड्स वो थे जो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उनको नेचर ने सिलेक्ट किया. एंड दिस इज द फिनोमिना वी कंसीडर एज नेचुरल सिलेक्शन. So Charles Darwin was the person who brought this concept into consideration that evolution occurs because of natural selection. ये उनकी एक theory थी. However, he was not aware or he was not familiar as to what causes these variations. यानी जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है वो जाहिर सी बात है किस चीज़ पर काम कर रहा है, वेरिएशंस पर. अगर मैं एक मोनोटोनी लेके आ जाऊँ, मोनोटोनी मतलब या मैं एक ऐसी पॉपुलेशन को लिया हूँ फॉर एग्जांपल जिसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है, जिसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं हो रही है, वो एक ही जैसे ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो एक टाइम के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगी पॉपुलेशन. दैट पॉपुलेशन विल नो लॉन्गर बी एबल टू सर्वाइव क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं. एनवायरनमेंट तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है हमारे आसपास की. एनवायरनमेंट में रह वही सकता है जिसके पास कुछ स्पेशल ट्रेट्स होंगे, कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज होंगी
उन इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन चेंज ही नहीं हो रही है विद टाइम। तो अ टाइम विल कम, पॉपुलेशन तो चेंज नहीं हो रही है पर इन्वायरमेंट बराबर चेंज हो रही है। तो उस हिसाब से तो पॉपुलेशन को ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के पास वो सारे स्ट्रैटेजीज मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। नेचर किस चीज़ को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको तो काम करने के लिए भी वेरिएशंस चाहिए, डिफरेंट एलील्स चाहिए, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल की बात करूँ। ठीक है, तो ये काम था चार्ल्स डार्विन का कि उनको ये तो समझ में आ गया था कि जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि इवोल्यूशन हो ही नेचुरल सिलेक्शन की वजह से रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, ये वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं, ये उनको नहीं मालूम था। लेकिन ऑन द अदर हैंड ही वॉज नॉट ही वॉज ऑब्लिवियस ऑफ समबडी हु वॉज वर्किंग ऑन इनहेरिटेंस, एंड दैट पर्सन वॉज मेंडल। और मेंडल को भी नहीं पता था कि देयर इज सम चार्ल्स डार्विन हु हैज प्रपोज such and such theory about evolution. So these two gentlemen, they were working independently, oblivious of both of their works, और ये अपना काम कर रहे थे। लेकिन हम क्योंकि अब प्रेजेंट डे में हैं, वी कैन कई सारे साइंटिस्ट के काम को, कई सारे इवोल्यूशनिस्ट की हम अगर बात कर रहे हैं तो इन सब लोगों के काम को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट बैक टू दैट टाइम वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें नहीं थी। सो इन दोनों की बातें हमने समझ ली कि मेंडल ने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करी, इनहेरिटेंस की बात करी, वेरिएशंस की बात करी, चार्ल्स डार्विन ने ये बताया कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था JBS हाल्डेन। हाल्डेन साहब का ने कहा कि ठीक है भाई, दोनों ने बातें चाहते कर ली कि ये एक चीज़ हो रही है, मैं ये बताना चाहूँगा या मेरी कंसर्न इस बात पर है कि ये लाइफ ऑन अर्थ हुई कैसे, हाउ द लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड। So he did some experiments. We will not go into the details of those experiments, but उनका जो conclusion था वो ये था कि जो present day organisms हैं, ये organic complex हैं, ये organic molecules हैं, ठीक है ना, and they have derived or they have come from some inorganic molecules, यानी कुछ inorganic molecules थे जो बहुत बिगिनिंग में अर्थ की, और उनके अंदर चेंजेस हुए, रिएक्शंस हुए, एंड दे ऑल रिजल्टेड इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो आज के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये उनका एक छोटा सा पोस्टुलेशन था, उनकी थ्योरी का, उनके एक्सपेरिमेंट्स का एक रिजल्ट था। तो ये तीन चीज़ें हमारे उसमें हुई। जो आज हमें टॉपिक को समझना है वो है हमारा स्पेसिएशन। ओके, सो व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज टुडेज टॉपिक? सो इट्स स्पेसिएशन। स्पेसिएशन को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पीशीज हैं ये क्या है। हाउ अ साइंटिस्ट sees a species, you are also a budding scientist, I can say that। ठीक है, तो आपके हिसाब से भी आप एक स्पीशीज को किस तरह से देखते हैं? तो स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ से जो वर्ड निकला है, जाहिर सी बात है ये स्पीशीज से निकला हुआ वर्ड है स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स that share a common
ठीक है, क्या है कि स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव अ कॉमन एंसेस्टर एंड दे आर वेरी सिमिलर, ठीक है, आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर बात है जिसको आपको एक नोट ले लेना है वो ये है कि दीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of a species, they can reproduce among themselves, they can reproduce among themselves, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है स्पीशीज़ की वो ये है कि जो स्पीशीज़ के में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो आपस में ये स्पीशीज़ बनाते हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स, they can reproduce among themselves but they cannot reproduce among the members of different species. I give you an example. आपने देखा है कभी हाथी के बच्चे और डॉग्स के आपस में एलिफेंट और डॉग्स को कभी मीट करते या मीटिंग करते हुए? नो। वाई? बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीशीज। डॉग एक डिफरेंट स्पीशीज है, एलिफेंट से आपस में एक अलग डिफरेंट स्पीशीज बनाते, ठीक है। तो कभी भी ये आपस में मीटिंग नहीं कर सकते। A hen cannot mate with a dog. A hen cannot mate with cats. So ये जो group of individuals है, ये similar looking, अब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताती हूँ, similar looking, ठीक है, या look alikes कह सकते हैं। तो जो आपस में इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक स्पेशीज़, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और ये वो इंडिविजुअल्स हैं दैट कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स। इसीलिए इंसान के बच्चे इंसान ही होते हैं, ठीक है। The babies of elephants are elephants and they look like their parents, so they are they are single species, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है स्पीशीज की। स्पेसिएशन क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिएशन? जब एक स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन जाती है, ठीक है, when a different species arise from a pre-existing species, उसको हम स्पेसिएशन कहते हैं। The process of arising of new species from a pre-existing one is called speciation। तो आपने इस टर्म को सुन के घबराना नहीं है, लेकिन हम इसकी मैकेनिज्म को ज़रूर देखेंगे, हम इसकी बात को ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू हम इसको देखते हैं कि ये स्पेसिएशन हो कैसे रहा है। स्पीशीज़ को मैंने एक सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में बताने की आपको कोशिश की है। There are so many, number of different definitions for a species. You can surely read them, मगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड होपफुली वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट्स नॉट अ बिग डील। स्पीशीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी एक वर्ड है जिसको हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है, जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है या मेन बात है, वो यही है कि स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द मेंबर्स ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। ओके, सो हम देख रहे थे कि स्पेसिएशन क्या होती है। तो हमने देख लिया स्पेसिएशन को, बिल्कुल सिंपल हमने समझ लिया कि भाई जो अराइजिंग ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन इज नोन एज द स्पेसिएशंस। अब हम उसी अपने एग्जाम्पल की तरफ वापस चलते हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एंड दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटल्स। अब हम कुछ उसके अंदर अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन को डालते हैं सो दैट वी कैन गेट अ मोर क्लियर व्यू। ओके, वी कैन गेट अ मोर क्लियर व्यू। तो हमने देखा, हम एक चीज़ को मान के चलते हैं, एक स्पीशीज़ है, सिर्फ एक स्पीशीज़, ठीक है।
उस स्पीशीज के लिए मैं बहुत सारा खाना जो है, बहुत सारी फेवरेबल इन्वायरमेंट को मैं एकदम क्रिएट कर दूँ। जैसे हो रहा था हमारे किस केस में, जब हमने एक थर्ड केस पढ़ा था अपने इलस्ट्रेशन का, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसका थर्ड केस ये था कि जब बुशेस में डिजीज़ हो गई थी, देयर वाज सम प्लांट डिजीज़, तो क्या हुआ था, जो फीड कर रही थी बीटल उन बुशेस पर, वो स्टारवेशन में चली गई थी, वो स्टार्विंग, दे वर ऑल स्टार्विंग एंड दे ऑल बिकम वेरी वीक एंड थिन। जब हमने हेल्दी कंडीशंस को रिस्टोर किया, हेल्दी कंडीशंस को हम वापस ले आए, डिजीज़ को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो वही बीटल्स हमारी, वो भी उन्होंने भी अपना ग्रोथ रिस्टोर की, वो भी फ्लरिश करने लगी, वो भी बहुत आराम से रहने लगी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि जब आप किसी एक स्पीशीज़ को उसके हिसाब से, उसको जो चाहिए रिक्वायरमेंट्स जो एक स्पीशीज़ की होती हैं जिंदा रहने के लिए, वो आप सारे इन्वायरमेंट बना दें वैसी, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो ग्रोथ है उनके अंदर ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होने लगेगी। नॉट ओनली दैट, वो रिप्रोड्यूस एट ए वेरी फास्टर रेट, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होने लगेगा, और रिप्रोडक्शन जल्दी होगा तो यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया वो इंडिविजुअल्स कवर करेंगे। सही बात है, इतनी बात समझ में आई कि जब आप किसी की स्पीशीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्वायरमेंट देंगे तो उसका रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स पैदा करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स एक लंबा और एक बड़ा एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इसी सिनेरियो के साथ, कुछ इसी इमेजिनेशन के साथ हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। वही एग्जाम्पल है, बीटल्स ही हैं, लेकिन क्या हुआ कि हमने उन बीटल्स को बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, द लेविशिंग कंडीशंस हमने उनको प्रोवाइड कर दी। मतलब क्या है कि एक अच्छी इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड की, और इतनी प्रोवाइड की कि इफ दिस इज अ माउंटेन, ठीक है, क्या है ये, माउंटेन है, हमने इतनी अच्छी कंडीशंस इन बीटल्स को प्रोवाइड की कि ये बीटल्स ने ना क्या करना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा माउंटेन कवर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, रिप्रोडक्शन अच्छी हुई है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बहुत सारे रहे होंगे। ठीक है, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक माउंटेन की हाइट कितनी होती है, वो एरिया कितना कवर करती है। ठीक है, बहुत होता है, वो बहुत बड़ा एरिया होता है। एंड फॉर ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अ बीटल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उस पूरे एरिया को कवर करना एक बहुत बड़ी बात है। होता क्या है, अब यहाँ पर एक समझने की बात है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर भी कुछ हम ब्लैक बीटल्स नहीं है, मान लीजिए जो ब्लैक कलर है दिस इज अ ग्रीन कलर, ओके, यू कैन अज्यूम इट। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये पूरी एक पॉपुलेशन है, ये पूरी एक स्पीशीज है, ये बीटल्स की एक स्पीशीज है, दिस रेड एंड ग्रीन मान लीजिए इसको, दिस रेड एंड ग्रीन बीटल्स जो है हमारी पूरी पॉपुलेशन है, एक पूरी स्पीशीज है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो बहुत बड़े, तो उनको एक लार्जर एरिया चाहिए था टू स्प्रेड ओवर। ठीक है, तो उनको माउंटेन मिल गया, वो पूरे माउंटेन पे स्प्रेड हो गए। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि जब इनको यहाँ पर रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये बीटल यहाँ उठ के तो नहीं जा सकती। ठीक है, इतना लंबा एरिया, इतना बड़ा एरिया कि माउंटेन्स को कितने लंबा एरिया में वो फैला हुआ होता है, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन कि वो पूरा माउंटेन को कवर करके ऑल द वे फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड वो जाए। तो एक बीटल के लिए भी ये बात एक इम्पॉसिबल जैसी है, क्यों वहाँ से उठ के आपस में ये वाली जो साइड है ये इस साइड से मीट नहीं कर पाती रेगुलरली ऑन ए डेली बेसिस, तो ये आपस में ही मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपस में ये रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ये आपस में रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, इनकी आपस में पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ठीक है,
फिर क्या हुआ, अभी क्या हो गया, ये दो सब पॉपुलेशंस बन गई, ठीक है। एक पॉपुलेशन थी बीटल्स की, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक पॉपुलेशन है बीटल्स की, आपस में सारे इनके एक इधर से बातें, एक माउंटेन है बीच में इनके, तो ये इधर से इधर जाना इनके लिए एक थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपस में ही ये रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, ये आपस में रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ का जीन फ्लो कम हो जाएगा। जीन फ्लो क्या चीज होती है? व्हाट इज जीन फ्लो? जीन फ्लो का मतलब है कि जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स, तो उनके जो जीन्स हैं, मतलब कि आपका डीएनए भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना, डीएनए भी तो एक जगह जाकर मिल रहा है, तो आपका जीन्स फ्लो, उसको हम कहते हैं जीन फ्लो हो रहा है। जब मीटिंग होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है, तो हम जानते हैं कि दो गैमेट्स मिलते हैं आपस में, वो गैमेट्स मिलकर जाइगोट बना लेते हैं, तो क्या हो रहा है, उसको हम जीन फ्लो कह रहे हैं। बेसिकली इट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वहां पर जीन फ्लो नहीं हो पा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जीन फ्लो नहीं हो पा रहा, यहाँ का यहाँ से नहीं हो पा रहा। अब ये जो है आपस में दो सब पॉपुलेशंस बन गई हैं, क्योंकि ये दोनों एक पॉपुलेशन, ये वाली जो है ये इनसे रिप्रोड्यूस नहीं करती, ये इनसे नहीं करती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो सब पॉपुलेशंस बन गई। उसके बाद एक और करिश्मा हो गया, एक और चीज हो गई कि यहाँ पर अब एक रिवर फ्लो करने लगा, ठीक है। ये पहाड़ था, अब इसके अंदर से एक रिवर भी फ्लो करने लगा। कर सकते हैं ना, पहाड़ पर से रिवर फ्लो करता है, ठीक है। मतलब कि क्या कह सकते हैं, फॉल्स आ जाती हैं, वाटरफॉल्स होती हैं, एंड दीज वाटरफॉल्स देन दे जॉइन दी रिवर्स एंड ऑल, एंड आई एम नॉट हियर टू make you understand what geography says about it, so I am not a geography person, but हम इतनी कॉमन चीज़ तो जानते हैं कि जैसे जी पहाड़ों पर से जो पानी बह रहा है, ठीक है। अब ये रिवर आ गया बीच में, क्या आ गया, रिवर आ गया। अभी तक तो ये बेचारे मिल नहीं पा रहे थे अपने रिलेटिव से या अपने एक एक्सटेंडेड फैमिली से, बिकॉज देयर वाज अ माउंटेन, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक रिवर भी आ गया, यहाँ पर पानी भी फ्लो करने लगा, अब तो जी बिल्कुल मुश्किल हो गई है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो धीरे धीरे हो क्या रहा है, ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ हो क्या रहा है। ये रहा है कि हर एक मुमकिन कोशिश हो रही है कि ये वाली साइड, ये वाली पॉपुलेशन, ये सब पॉपुलेशन इस सब पॉपुलेशन से मिले नहीं, मीटिंग ना करे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फर्दर जो है आप पर एक दूसरे से दूर दूर हो गए, मिल नहीं पा रहे। बहुत सिंपल एग्जांपल आप अपने घर में ले सकते हैं कि आपके कुछ कजन्स होंगे जो ओवरसीज रहते होंगे, दे माइट बी लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि आप उनसे कितना रेगुलरली मिलते, नहीं मिलते। जब कुछ ऐसे भी होते हैं कजन को आपने कभी देखा ही नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही आपको पता होता है कि हाँ जी ऐसी को मेरी फैमिली इधर रहती है, बट यू हैव नेवर मीट दैम। सो उस हिसाब से भी ऐसा हम उसको सोच सकते हैं कि कभी मिलते नहीं हैं आपस में, लेकिन अभी तक ये एक ही पॉपुलेशन के पार्ट है। मैं ये कह, या फिर मैं सही लैंग्वेज यूज़ करूँ तो ये एक ही स्पीशीज़ के दो हिस्से हैं, यानी कोई एक स्पीशीज़ रही होगी यहाँ पर, स्पीशीज़ वन, मैं इसको स्पीशीज़ वन कह रही हूँ, ये दोनों उसी के सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स मतलब सब पॉपुलेशन, ठीक है। मैं पूरा लिख देती हूँ। तो ये इसी के सब पॉपुलेशन है, मिल नहीं पा रहे। अगर यहाँ पर कभी ऐसा हो जाए कि कोई एक क्रो आया, क्रो उसको खाने के लिए ले जा रहा था, उड़ रहा था कहीं बैठ के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही ये जो बीटल को उड़ा के लेकर गया वो यहाँ कहीं गिर गई, इस साइड में गिर गई, तो चांसेस हैं कि ये इधर एक आध जो है बीटल उड़ के इधर आ जाए विद मतलब कोई भी एग्जाम्पल किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। अभी तक उसके अंदर ये
कह सकते हैं एबिलिटी मौजूद है कि वो इनको रिकॉग्नाइज कर जाए, हाँ मेरे ही लोग हैं, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। ये एक है रेयर कंडीशन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, एज द टाइम पासेस, क्या होगा कि ये दूर दूर ही रहने लगेंगे। कि अभी रिवर आ गया, अब क्या हुआ कि ये रिवर जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, और भी बड़ा हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, ये फट गए, ज़मीन फट गई, ये अलग अलग चले गए। तो ये क्या होंगे, ऊपर से क्या हुआ कि क्रो की एक, मान लीजिए इस साइड में क्रो की जो पॉपुलेशन थी वो कम होने लगी, क्रो की पॉपुलेशन कम होने लगी, यानी कि क्रो क्या नहीं खा पा रहा था, क्रो क्या नहीं खा पा रहा था, क्रो वॉज नॉट, ये ग्रीन बीटल्स हैं अगर हमारी, तो क्रो ग्रीन बीटल्स को नहीं खा पा रहा था। लेकिन क्रो की पॉपुलेशन कम कैसे हुई कि क्रो को ईगल ने खाना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या हुआ कि क्रो की पॉपुलेशन इस साइड में कम होने लगी, क्रो को कौन खाने लगा, क्रो को कौन खाने लगा, ईगल्स खाने लगी। तो क्रो की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ईगल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब क्या होगा कि ईगल्स जो है वो खा पा रहे हैं ग्रीन बीटल्स को, दे आर एबल टू फीड अपॉन द ग्रीन बीटल्स। तो यहां से ग्रीन बीटल्स की जो पॉपुलेशन थी वो वाइप आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही है, खत्म हो गई, कोई नहीं। लेकिन ये रेड बीटल्स तो हैं, ये सरवाइव कर रही हैं और हो सकता है कि कोई नया वेरिएशन इनके अंदर आ जाए। बहुत टाइम हो जाएगा, क्या होगा कि यहीं पर ही अब वो फैक्टर्स आपके काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि कर रहे हैं ऑलरेडी, हमें नजर नहीं आ रहा। वो कौन से फैक्टर्स हैं, रिकॉल करने की कोशिश करिए। हमने पढ़ा भी था अपने इलस्ट्रेशन में, इन सारे टर्मिनोलॉजीज की हमने बात करी थी। यहाँ पर हमने बात की थी जेनेटिक ड्रिफ्ट की, जेनेटिक ड्रिफ्ट की, और दूसरा हमारा था नेचुरल सिलेक्शन। ये दोनों जो हमारे फोर्सेस हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या थी, एग्जाम्पल्स वही मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी कि हुआ क्या था जब ब्लू बीटल्स अराइज हुई थी, तो वहां पर एलिफेंट फुट आ गया था। एलिफेंट फुट ने कुचल दी थी एक्सीडेंटली रेड बीटल्स को, जिसकी वजह से ब्लू बीटल्स लकीली सरवाइव कर गई और उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट दरअसल होती क्या है कि किसी भी तरीके से, है ना, वो एक, हमने ये पढ़ा था कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, पहली चीज़ वो एक स्मॉल पॉपुलेशन पर ही काम करती है। तो होता क्या है कि किसी भी तरीके से, कोई भी मैकेनिज्म के थ्रू किसी एक एलील की, अब देखिए मैंने ये भी बताया था आपको कि जो ब्लू कलर की बीटल्स हैं या रेड कलर की बीटल्स हैं या फिर ग्रीन कलर की बीटल्स हैं, इनके जो कलर्स आ रहे हैं वो आ कैसे रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई एलील है उनके ऊपर, कोई एलील है जो एक्सप्रेस हो रहा है। अगर ब्लू कलर का एलील एक्सप्रेस हो गया तो ब्लू बीटल्स बन गई, ग्रीन एलील एक्सप्रेस हो गया ग्रीन बीटल्स बन गई, रेड हो गया तो रेड। तो ये जो एलील्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वेरिएशन, ये हमें बहुत पहले से पता है, हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो एलील्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए किसी तरीके से, ठीक है ना, किसी भी बाय एनी मीन्स कम हो गई। जैसे कि एलिफेंट वाले केस में, यानी एलिफेंट ने पैर रख दिया था रेड बीटल्स पर और रेड बीटल्स वाइप आउट हो गई थी या सरवाइव नहीं कर पाई थी, ब्लू बीटल्स को उसका एडवांटेज मिल गया। लकीली कोई ऐसा इनके अंदर ऐसा कोई खास बात नहीं थी, मगर उनको एक एडवांटेज मिल गया। क्यों? क्योंकि रेड बीटल्स खत्म हो गई थी। तो ये क्या था, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट थी कि हमने किसी तरीके से एक एलील की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया और दूसरे वाले एलील को एक मौका मिल गया फ्लरिश करने का। इसका दूसरा एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि कोई एक जंगल है, वहाँ पर मान लीजिए हमारी ब्लू बीटल्स थी, बहुत सारी ब्लू बीटल्स थी। अब उस जंगल और कहीं एक आध दो तीन रेड बीटल्स होंगी, जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गई, या पूरा है ना फॉरेस्ट फायर हो गई, पूरी आपकी ब्लू बीटल्स की, हर से बाद इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो अफेक्ट हो गई, वो ख़त्म हो गई। लकीली रेड बीटल्स जिंदा रह गई।
अब क्या होगा कि इन रेड बीटल्स को मौका मिल जाएगा सरवाइव करने का और ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और अपने नंबर को बढ़ा लेंगी। तो ये एक एग्जाम्पल्स थे जेनेटिक ड्रिफ्ट के। यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। अप्लाई कैसे हो रही है कि यहाँ पर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई कि जी किसी तरीके से मान लीजिए ग्रीन वाइट बीटल्स थी, ख़त्म हो गई, रेड बीटल्स के कोई और कलर की बीटल्स भी यहाँ पर हो सकती हैं, उनको मौका मिल जाए और वहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट स्टार्ट हो गई। यानी एक पर्टिकुलर एलील को हमने फेवर कर दिया। फेवर कर दिया क्या मतलब है कि नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पर आ गया। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को फेवर करता है। ट्रेट कैसे बनता है? एलील्स से बनता है, ठीक है। तो एलील्स या जीन्स जो भी आप कहें, तो वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन भी फेवर कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, इन्हीं स्पीशीज में से जो वेरिएशंस तो कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी वेरिएशंस हो रहे हैं, तो उन वेरिएशंस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे और पर्टिकुलर ट्रेट को ये फेवर करते करते क्या होगा कि ये जो एक सब पॉपुलेशन थी ये एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाएगी, ये एक ऑल टुगेदर स्पीशीज बन जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक नई स्पीशीज बन गई? कभी हुआ ऐसा इत्तेफाक, कभी भूले भटके ये वाला मेंबर इस स्पीशीज का मेंबर इस स्पीशीज से आकर कभी मिला तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा रिप्रोडक्टिवली। ओके, कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा? रिप्रोडक्टिवली। What do I mean when I say that they will not be able to recognize the member of this species reproductively is कि ये अपने अंदर एक ऐसा बिहेवियर डेवलप कर लेंगे कि ये सिर्फ आपस में तो रिप्रोडक्शन करेंगे। मैंने स्पीशीज की डेफिनेशन ही यही बताई थी कि वो स्पीशीज के वो मेंबर्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर लें, यानी वो इंडिविजुअल्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अ स्पीशीज, बट द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो जब ये इनसे मिलेंगे या वाइस वर्सा, ये भी इन पर भी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट चल रही है, यहाँ पर भी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट चल रही होगी, यहाँ पर भी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट चल रही होगी, यहाँ पर भी तो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा होगा। तो क्या होगा? यहाँ पर भी एक डिफरेंट स्पीशीज बन रही होगी, वो स्पीशीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी पेरेंटल स्पीशीज की। ऑब्वियसली हमने सब बता दिया, अब आप इसमें सारे कंसेप्ट अपने लगा सकते हैं। ये स्पीशीज नंबर 3 बन गई, ठीक है। और ये आपस में क्या होगा, इसी तरह से ये जब इसके साथ कभी मिले, किसी ज़माने में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ये आपस में मिले, तो ये कैसे बताएंगे कि हम एक डिफरेंट स्पीशीज बन चुके हैं? कि जी ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। इवन इफ दे मीट, इवन इफ सम सर्कमस्टांसेस लीड देम टू मीट, they will not show any reproductive behavior, अब मतलब they will not show reproductive behavior with the member of a different species, और हमें पता चल जाएगा ये स्पीशीज डिफरेंट है, ये स्पीशीज एकदम डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले कहा था, एक मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स अगो का काम है, एक दिन का काम नहीं है। तो ये जब बिल्कुल एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाएंगे, ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। ऑल्दो दीज टू न्यू स्पीशीज हैव अराइज्ड फ्रॉम अ कॉमन स्पीशीज, लेकिन अब इनके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। इन पर जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन ने ऐसा काम किया है कि उनको बिल्कुल एक डिफरेंट वेरिएशन के साथ इनको एक अलग स्पीशीज की आइडेंटिटी दे दी है। एंड नाउ दे कैन नो लॉन्गर reproduce within themselves because now they are a different species altogether. All right, और कोई चीज यहां पर बतानी है? तो ये एक डिफरेंट स्पीशीज बन गई। इस तरह से ये स्पेसिएशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम स्पेसिएशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट और स्पीशीज का बन जाना इज अ स्पेसिएशन, इज अ प्रोसेस वी नो एज स्पेसिएशन।
हाँ, तो यहाँ पर हुआ क्या क्या होगा, देखिए क्या क्या होता है कि स्पीशीज डिफरेंट हो गए, इसका मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है कि इनके अंदर इनके जीन्स में चेंजेस आ गए, ठीक है, इनके डीएनए में चेंजेस आ गए। हो सकता है कि इस स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर जो है, मैं बताती हूँ, हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिकॉल करिए, हमारा क्रोमोसोम नंबर होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। हो सकता है होता है किसी स्पीशीज के 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हो, किसी स्पीशीज में 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हो, एंड सो ऑन। बहुत चांसेस हैं कि डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, एंड सिमिलरली सिंस दे आर डिफरेंट स्पीशीज वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद दैम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसी तरह जब यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह सब चीज़ें हो रही होंगी, तो हो सकता है मान लीजिए इस स्पीशीज का के पास जो है वो 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो, लेकिन चेंज होते होते सब चीज़ें बदलते बदलते यहाँ पर मान लीजिए इसके पास सिर्फ 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रह गए हो, इसके पास हो सकता है कि 14 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए या 20 पेयर हो गए, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 14 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला फैक्टर तो यही हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो गए, डीएनए के अंदर चेंजेस आ गए, इनकी अब क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गए, तो हम जानते हैं ये वाली बात कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जाहिर सी बात है, जो मदर की साइड से और फादर की साइड से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर होते हैं, तभी तो प्रोजेनी के पास इक्वल शेयर जाता है दोनों साइड का, दोनों जीन्स का। लेकिन जब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाएंगे तो जो गैमेट्स हमारे फॉर्म होंगे वो आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। जब गैमेट्स फ्यूज नहीं करेंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो नई स्पीशीज नहीं बनेगी। even if we meet them, even if we try to make them reproduce with each other, these two species will no longer form a progeny। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो गए, इनका मेटिंग पैटर्न चेंज हो गया है। हो सकता है कि ये किसी और सीजन, हो सकता है ये समर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हो सकता है ये विंटर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हो, आपने टाइमिंग चेंज कर दी इनके रिप्रोडक्शन के। ये भी हो सकता है कि ये दिन के टाइम रिप्रोड्यूस करते हो सकता है ये रात के टाइम रिप्रोड्यूस करते हो, उनकी जगह चेंज हो गई है, ये कहीं और चले गए, जाहिर सी बात है तो हमें पता है कि कहीं और ही चले गए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर आप इनको किसी भी सूरत में वापस मिलाना चाहेंगे तो क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन बिहेवियर डिफरेंट हो गया है, रिप्रोडक्शन बिहेवियर में सारी चीज़ें आ सकती हैं, मेटिंग पैटर्न डिफरेंट हो गया है, मतलब दिन के टाइम टेम्पररी यानी टाइम की बेसिस पर डिफरेंट हो गया है, प्लेस के बेस पर डिफरेंट हो गया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो गए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना, गैमेट्स फ्यूज नहीं करेंगे आपस में। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये इनका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि ये स्पीशीज़ का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि जो एक नंबर ऑफ स्पीशीज़, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में तो रिप्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो किसी और स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर फॉर योर लाइफ, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अब हम नई एक टॉपिक पर जंप करेंगे एंड दैट टॉपिक इज इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। Evolution and classification.
देखिए अब कहा गया कि हमने किस किस बेसिस पर जो है स्पीशीज़ को ग्रुप करा, कैसे कैसे हमने बनाया कि स्पीशीज़ बन रही हैं। तो ये बात तो देखिए ऐसी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके बीच में एक ही चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमने कहा कि स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कि स्पीशीज़ में जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, लॉट ऑफ similarities are there within the members of between the members of among the members of a single species, right? तो जो हम देखते क्या है कि जो सिमिलैरिटीज़ हम पता करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर हैं। अब सिमिलैरिटी की एकदम बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि जी सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हम बिल्कुल ठीक बात है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और ये कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, हम और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे कि ठीक है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और इन सब के अंदर ना सेल होती है। इनकी बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है जी, सेल, ठीक है। अब इनको हमें फर्दर कैटेगराइज करना है, तो हम देखेंगे अब हम उन एनिमल्स को अलग अलग कर देंगे जो यूनिसेलुलर होंगे और जो मल्टी सेलुलर होंगे। समझते हैं आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब, ठीक है। अब उन मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस किन किन के पास है, तो या है ना, न्यूक्लियस किन किन के पास है। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि देखिए न्यूक्लियस है या नहीं है, फिर देखेंगे कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, फिर फर्दर उसकी कैटेगरीज हम डिवाइड करते रहेंगे कि जी सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। तो क्या होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते चले जाएंगे। ऐसे ही तो होगा ना, पहले 2 में, फिर 2 और फर्दर डिवीजन आपस में चलता रहेगा मल्टी न्यूक्लियस का। फिर उसमें देखेंगे आप सेल वॉल है कि नहीं है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू कमिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हम जब बिल्कुल समझ जाते हैं कि जी ये बिल्कुल एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, कोई इनके अंदर फर्दर डिफरेंसेस नहीं आ पा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये एक स्पीशीज़ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इवोल्यूशन को अब हम कैसे ट्रेस बैक करेंगे। तो इवोल्यूशन को जो हम ट्रेस बैक करते हैं वो ऑब्वियसली स्पीशीज़ की हेल्प से करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बता दिया कि स्पीशीज़, हम जो प्रेजेंट डे स्पीशीज़ देख रहे हैं हम उन्हीं को ट्रेस बैक करते रहेंगे, कि स्टेप स्टेप पीछे जाते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि इनके एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे। इसी तरह यही हमारा हायरार्की सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है, हायरार्की सिस्टम होता है। इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखा है कि हम देखते हैं कि कॉमन, पहले देखेंगे कि कॉमन एंसेस्टर कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज है, कॉमन एंसेस्टर्स, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो आप और आपके भाई, यानी आप और आपके भाई या बहन, ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। यू बोथ आर वेरी क्लोज रिलेटेड। और आपको कॉमन एंसेस्टर कौन है, आपके पेरेंट्स, ठीक है। क्योंकि आपको कॉमन एंसेस्टर एक है, इसलिए आप आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। However, if you take your cousin as an example, so although you are related to each other, right? You are related to your cousin. However, you do not have a very close ancestor, यानी कि आपके पेरेंट्स कॉमन नहीं है, बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन है। तो you have gone a step higher, ठीक है, थोड़ा सा और आप डिस्टेंट हो गए। उसी तरीके से कोई और आपका थर्ड कजिन होगा तो उसकी भी कोई ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आपके कजिन्स आपके कहीं ना कहीं कॉमन होंगे। तो इस तरीके से यू ट्रेस बैक टू द, जब तक कि आपको पता ना चल जाए जिससे ज़्यादा फर्दर नहीं हम जा सकते, वरना कोई और स्पीशीज़ में कहीं और हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमें एक बहुत, जब तक हमें अपना एंसेस्टर ना मिल जाए। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जी हमारी मोर सिमिलर कॉमन एंसेस्टर से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर हो रही हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज स्पीशीज़ आर क्लोजली रिलेटेड, दीज स्पीशीज़ आर डिस्टेंटली रिलेटेड, ठीक है।
तो इसी को अब उन्होंने कई तरीके से देखा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी यूजुअली सी। तो जो हम देखने को मिलता है ना वो दो चीज़ें होती हैं। पहले तो एक चीज़ है आपकी कि पहले एक होते हैं होमोलोगस कैरेक्टर्स, होमोलोगस कैरेक्टर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं एनालोगस कैरेक्टर्स, ठीक है। एनालोगस, होमोलोगस कैरेक्टर्स एंड एनालोगस कैरेक्टर्स, ठीक है। ये एक तरीके का आपका ट्रेसिंग है कि आप कैसे ट्रेस करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, जो मैंने बताई आपको कि आप और आपके कज़न, आप और आपके भाई, ये जो हम रिलेशंस देख रहे थे ये दरअसल इवोल्यूशनरी रिलेशंस थे, क्योंकि हम इन्हीं को लेकर आप पीछे जा रहे हैं कि आपके कॉमन एंसेस्टर्स कौन हैं, ठीक है, फिर उसके उनकी कॉमन एंसेस्टर्स। तो इस तरीके से वी आर गोइंग बैक टू द ओरिजिन ऑफ द स्पेशीज़, ठीक है। तो ये हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव इन कॉमन, और हम कितने दूर से हम रिलेटेड है और कितने करीब से हम रिलेटेड हैं, ओके। तो जो कैरेक्टर्स होती हैं उनके अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक तरीका एक है होमोलोगस कैरेक्टर्स को देखने का और एनालोगस कैरेक्टर्स को देखने का। अब ये होमोलोगस और एनालोगस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो जी होमोलोगस कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है, जिनका ओरिजिन सेम होता है, ठीक है, लेकिन जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। होमोलोगस कैरेक्टर्स वो होते हैं that have a same origin, that have originated from the same ancestor, but now they function differently, ठीक है, now they function differently. For example, limbs of frogs, reptiles and mammals, ठीक है। लिम्स ऑफ फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, बट एंड दे हैव अ कॉमन ऑरिजिन ऑल्सो, ठीक है, इनका एक कॉमन ऑरिजिन भी है, लेकिन इनके फंक्शंस बहुत डिफरेंट हैं, ये आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इनके फंक्शंस किस तरह के डिफरेंट है। मैमल्स जो हैं वो चल रहे हैं या भाग रहे हैं या कूद रहे हैं, इन सब में काम करते हैं। रेप्टाइल्स दे आर क्रॉलिंग, दे आर मोस्टली क्रॉलिंग, एंड दिस फ्रॉग्स दे आर हॉपिंग एंड यू नो ये तरीका इनका हॉपिंग कर रहे हैं या ये भी कहीं ना कहीं क्रॉल कर रहे हैं। तो ये इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और लेकिन इनका ऑरिजिन सेम है। एनालॉगस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनका ऑरिजिन डिफरेंट होता है, ठीक है, जिनका ऑरिजिन डिफरेंट होता है, यानी कि ये डिफरेंट एंसेस्टर से आ रहे होते हैं, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो सेम होते हैं। दे फंक्शन सेम, दे फंक्शन यू नो मतलब एक ही जैसा फंक्शन ये करेंगे। एग्जाम्पल्स, बहुत कॉमन एग्जाम्पल इनका ये है कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, ठीक है। कैसे? देखिए क्या कह रहे हैं कि एनालॉगस कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनका ऑरिजिन डिफरेंट होता है, यानी उनका एंसेस्टर ऑरिजिन डिफरेंट है, यानी एंसेस्टर कॉमन नहीं है, लेकिन वो फंक्शन सेम करते हैं। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, अगर आप बर्ड्स का और बैट का विंग कंपेयर करेंगे तो यू विल सी दैट बर्ड्स का स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट होता है
और बेल्ट का स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट होता है विंग्स का, ठीक है, लेकिन दोनों काम एक ही कर रहे हैं, दोनों उड़ रहे हैं, दोनों को फ्लाइट चाहिए, तो ये इनका काम है और ये काम इनका कॉमन है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट होमोलोगस कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स दैट हैव अ सेम ऑरिजिन, ठीक है, सेम ऑरिजिन है, एंसेस्टर सेम है, लेकिन फंक्शन ये डिफरेंट करते हैं। ये लोग डाइवर्ज हो गए, इधर उधर चले गए और इनकी फंक्शंस डिफरेंट हो गए। लेकिन जब आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे लिम्स ऑफ फ्रॉग, रेप्टाइल्स और मैमल्स का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, लेकिन फंक्शन ये डिफरेंट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एनालॉगस कैरेक्टर्स हैं आपके, दे हैव अ डिफरेंट ऑरिजिन, they have a different origin, they do not have any ancestor in common, but the function same, ठीक है, इनका फंक्शन सेम होता है। एंड द एग्जाम्पल इज विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, ओके। तो दिस वाज वन थिंग कि ये कैसे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एवोल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं, या एवोल्यूशन को हम क्लासिफिकेशन देते हैं ऑफ सर्टेन स्पीशीज, वी टेल अबाउट देयर एंसेस्टर्स, ओके, एंड सो ऑन। हमने एक तरीक़ा से देखा कि हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन की क्लासिफिकेशन क्या थी। हम अगर दोबारा से उसको रिवाइंड करें कि एवोल्यूशन की क्लासिफिकेशन कैसे, मतलब स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन कैसे हो रही थी, एंड उसके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ट्रेस बैक कैसे करेंगे कि इवोल्यूशन में हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो हमने पहला चीज़ देख ली कि हम उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं, वो थी हमारी होमोलोगस कैरेक्टर्स एंड द एनालॉगस कैरेक्टर्स, ओके। होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये एक चीज़। दूसरा तरीका होता है कि अब आपके पास क्या हुआ कि अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स अगो की, तो हम उन एंसेस्टर्स में जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स अगो थे और अब प्रेजेंट डे स्पीशीज़ में रिलेशन या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे ड्रॉ करते हैं। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, जाहिर सी बात नहीं करते, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स हो गए, दे हैव बीन पैरिश्ड। तो अब हम उनको कैसे, उनके साथ कैसे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका ये होता है कि हम फॉसिल्स ढूंढें। हम फॉसिल्स के थ्रू उन नॉन एग्जिस्टिंग या फिर वंस एग्जिस्टेड स्पीशीज़ को हम उन तलाश करके उनका रिलेशनशिप हम पता कर सकते हैं, या रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो यानी हमारे लिए एक और आसानी भी हो गई, साइंटिस्ट ने हमारे लिए कुछ और आसानियाँ भी ले आए और उन्होंने ये किया कि हम जो है जी, जो स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज़ जो अब एग्जिस्ट भी नहीं कर रही हैं, हम उनको भी पता कर सकते हैं, हम उनके बारे में भी, उनके कैरेक्टर्स को भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो व्हाट आर फॉसिल्स, राइट, व्हाट आर फॉसिल्स। तो पहला तो हमने जी देख लिया, हम दूसरा चीज़ देखते हैं, वो है हमारी फॉसिल्स के थ्रू। फॉसिल्स क्या होते हैं? तो क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो यूजुअल स्टोरी है, जो यूजुअली होता है, वो ये है कि वो ख़त्म हो जाएगा, इट विल पैरिश अवे, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। बेसिकली वी ऑल आर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक रिजल्ट है। तो हम बहुत आराम से डिकम्पोज हो सकते हैं, और होता भी है ये, हम डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, तो उसका वो पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर उस ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट, मान लीजिए वो हॉट मड में या हॉट लावा के अंदर आ गया, ठीक है, कोई भी आपका कोई हाथ या पैर या सर, कुछ भी, स्कल वगैरह, एनीथिंग लाइक दैट, वो क्या हुई कि किसी हॉट मड में या फिर हॉट लावा में, मोल्टन लावा में आ गया, और वहाँ पर वो हॉट मड या फिर वो मोल्टन लावा विद टाइम हार्डन हो जाएगा, कूल डाउन होगा, देन इट विल हार्डन। तो क्या होता है, उस बॉडी पार्ट के या उस ऑर्गेनिज्म, वो पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही उस मड में या उस लावा के अंदर अपना एक इम्प्रेशन बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेगा, एक इम्प्रेशन बना लेगा।
और ये इम्प्रेशन हमेशा रह जाता है। वो रॉक बन जा, मान लीजिए लावा था तो कोई रॉक बन गई, मड थी, इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ रॉक इफ इट हार्डन्स एंड यू नो लाइक थिंग्स लाइक दैट कैन हैपन। तो क्या होगा कि उसका एक इम्प्रेशन आ गया। अब इम्प्रेशन जब आ गया, यही चीज़ है, यही इम्प्रिंट जो है, इसी को हम फॉसिल बोलते हैं, ठीक है, इसी इम्प्रिंट को हम फॉसिल बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, फॉसिल्स बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। अब इसको कैसे पता करें कि ये कितना पुराना है, क्योंकि वी आर रियली इंटरेस्टेड इन टाइम, ठीक है, कि कितना पुराना है, कितना नया है। तो इसके लिए इसको हम मेथड होता है, इसको हम डेटिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, डेटिंग मेथड। ये दो तरीके से हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें, अर्थ को डिगिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है, डिगिंग कर दें। डिगिंग का मतलब खोदना। आपने अर्थ की खुदाई शुरू की, खोदना शुरू किया, खोदते खोदते जो आपको सबसे पहली लेयर में, जो सबसे अर्थ की सरफेस से जो सबसे करीब फॉसिल होगा, उसको हम मान सकते हैं कि ये रिसेंट है। बिल्कुल सही बात है। जो मान लीजिए कि अर्थ में कोई एक फॉसिल आया, वो अर्थ के इस लेयर में जाकर छुप गया, ठीक है, फिर ऐसे ही कई ऑर्गेनिजम्स होंगे, फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर वो एक मान लीजिए इस लेयर में आ गए, फिर एक और ऑर्गेनिज्म वो इस लेयर में, ठीक है, और ये आपका प्रॉपर अर्थ सरफेस हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये अर्थ सरफेस हो गया जिस पर अभी आप रह रहे हैं। तो अगर मैं एक्सकेवेशन स्टार्ट करूं, मैं खोदना स्टार्ट करूं, डिगिंग स्टार्ट करूं अर्थ की, तो सबसे पहले मुझे कौन सा फॉसिल मिलेगा, ये वाला मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे ये मिलेगा, फिर उसके बाद ये होगा, ऐसे ही होगा ना। तो इस चीज़ को हम जो सबसे पहले हमें मिला है, हम ये मानते हैं कि ये रिसेंटली लिव्ड था, या इसकी डेथ जो है वो रिसेंटली हुई है, उसके बाद इसकी हुई होगी, उसके बाद ये। तो इस तरीके से हम डेटिंग कर सकते हैं, हम डेटिंग कर सकते हैं अपने फॉसिल्स की भी, ऑन द बेसिस ऑफ द नियरनेस ऑफ फॉसिल टू द अर्थ सरफेस। द सेकेंड मैथड इज द आइसोटोप मैथड, ठीक है ना, आइसोटोप। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो रॉक हमारी, जाहिर सी बात है वो रॉक में बन गया है, तो जो रॉक होती है उसके हम आइसोटोप्स का रेशियो देखते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स का रेशियो देखते हैं, और रेशियो ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, जाहिर सी बात है कि एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, कि उन आइसोटोप्स का हम रेशियो देखते हैं, और उन रेशियो के बेसिस पर हम डेटिंग कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की, ठीक है। सो these were many of the two ways, ठीक है, सॉरी, these were two of the many ways जिसके थ्रू हम ट्रेसिंग कर सकते हैं अपने क्लासिफिकेशन की। तो ये दोनों मेथड्स को आपने याद रखना है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट चैप्टर in the next lecture we will say about evolution by stages. Till then, take care of yourself. Thank you.